हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाठशाला पे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम शुरुआत करने वाले हैं गवर्नमेंट की। दोस्तों, जब हम प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि भारत में जो शासन की प्रणाली है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संसदीय प्रणाली है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट है वो देश का मुखिया होता है, यानी संवैधानिक मुखिया होता है देश का, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सरकार का मुखिया होता है, यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट। इसी प्रकार स्टेट के अंदर जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, यानी सरकार का मुखिया होता है। दोस्तों, आज अब हम जो गवर्नर का जो ऑफिस है उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, गवर्नर का जो ऑफिस होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी डेजिग्नेशन क्या होती है, मतलब कि उस ऑफिस का क्या रोल होता है। सबसे पहले गवर्नर के ऑफिस को क्या बोला जाता है कि हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आने वाला या स्टेट एग्जीक्यूटिव में तो सबसे हाईएस्ट ऑफिस होता है वो होता है गवर्नर का, यानी राज्यपाल का। दूसरा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर क्या होता है संवैधानिक रूप से किसी भी राज्य का मुखिया होता है। ठीक है, अब गवर्नर का जो पद है उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में क्या दिया है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 6 वो उसमें आर्टिकल 153 से लेके 171 के अंदर जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में दिया गया है। अब दोस्तों, स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में आते हैं दोस्तों गवर्नर आता है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर आता है, जो स्टेट का जो मंत्रिमंडल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सारा किसके अंदर आता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर। फिर अब क्या है दोस्तों कि किसी राज्य में एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्य में जो राष्ट्रपति है वो गवर्नर नियुक्त कर सकते हैं। तो ये किस प्रोविजन के अंदर लिखा गया है दोस्तों, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 है उसके अंदर ये बात लिखी गई है कि जो एक आदमी है वो एक या एक से ज्यादा जो स्टेट है उनका गवर्नर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब 1979 यानी 1979 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में या एक उन्होंने बात कही थी कि जो गवर्नर का ऑफिस है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसका खुद का एक वजूद है, यानी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इस पद का, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये यूनियन गवर्नमेंट के अंडर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, हालांकि क्या बोला जाता है कि जो गवर्नर होता है वो एजेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार का एजेंट होता है। एजेंट तो होता है, ड्यूल रोल होता है, एजेंट भी होता है और इसकी खुद की कुछ मान्यता भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे होते हैं। तो पूरा ये नहीं है कि वो सिर्फ एजेंट है किसके, यूनियन गवर्नमेंट के। दोस्तों, क्वालिफिकेशंस आती हैं, लेकिन या क्वालिफिकेशन से पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, तो वो राष्ट्रपति के केस में हमने देखा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी इनडायरेक्ट होता है। प्राइम मिनिस्टर और सीएम का जब इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी जनता उनको चुनती है। लेकिन क्या है दोस्तों कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, इलेक्शन में इलेक्टेड नहीं होते, अपॉइंटेड होते हैं, यानी नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट उनको। अब ये क्या बात है दोस्तों, ये फर्क कैसे है। जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट दिया गया था कि एनेक्टमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने से पहले उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि ऐसा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। उसको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहस हुई थी और उसके बाद उसको लागू किया। ठीक है, उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या था दोस्तों कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट या गवर्नर का के डायरेक्ट इलेक्शन के लिए उन्होंने सिफारिश की थी।
यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के ऊपर। यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है दोस्तों? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी जो भी उस टाइम 21 साल से बड़े थे उन सबको गवर्नर के चुनाव में वोट डालने का अधिकार था, और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये सिफारिश की गई थी। लेकिन जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो एनेक्टमेंट हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसने जो मतलब गवर्नर की अपॉइंटमेंट की, न कि उसका इलेक्शन। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण दिए गए। क्योंकि गवर्नर है, अगर गवर्नर के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो चीफ मिनिस्टर के लिए भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आना तय था। क्योंकि दोनों हैं वो जनता के द्वारा चुनाए जाते हैं, अब किसके अधिकार को कम किया जाता है और किसके अधिकार को ज्यादा किया जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट का विषय। दूसरा क्या है कि गवर्नर है, गवर्नर का जो पद है वो नेशनल इंटरेस्ट का पद नहीं है। ठीक है, कि मतलब जिससे नेशनल इंटरेस्ट का पद नहीं है, सिर्फ एक राज्य तक उसका कार्यभार सीमित होता है, तो उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन करवाना बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके अंदर ज्यादा पैसा भी खर्च होगा, ज्यादा टाइम भी खराब होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मान लिया किसी स्टेट के अंदर की मतलब किसी स्टेट के अंदर किसी एक पार्टी की सरकार है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, अपने जो सेकंड नंबर के लीडर है उसको इलेक्शन में मतलब गवर्नर के इलेक्शन में उतार देगी, वो इलेक्ट हो जाएंगे। तो जो गवर्नर का जो फेयर काम है, यानी गवर्नर का काम क्या होता है कि उनको न्यूट्रल रहना होता है। ठीक है, सभी पार्टियों के व्यक्ति उनके पास आते हैं, सभी मतलब या सरकार हो या अपोजिशन हो, सबके लिए उन्हें बराबर रहना। तो ऐसे केस में अगर उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता तो जो पार्टी सरकार में है उसी का कोई न कोई व्यक्ति गवर्नर बन जाता। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन न करवाने के पीछे या फिर इलेक्शन न करवाने के पीछे ये तरफ लिए थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या तय किया गया कि गवर्नर का इलेक्शन न करवा के उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों नियुक्ति की बात आती है तो नियुक्ति से पहले कुछ क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए किसी व्यक्ति के अंदर। अगर किसी को गवर्नर बनना है तो उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पहली क्या है कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे नॉर्मल जो हम लगभग हर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर जब किसी का भी इलेक्शन होता है या अपॉइंटमेंट होती है तो ये देखते हैं कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, एज ऑफ 35 ईयर। ये दो प्रोविजन है जो दिए गए। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की बात आती है दोस्तों। क्वालिफिकेशन आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 157 के अंदर इसका जिक्र मिलता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए गवर्नर को जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दूसरा दोस्तों कुछ कन्वेंशन है या धारणाएं बनी हुई है। जब प्रेसिडेंट जब गवर्नर को अपॉइंट करता है ना तो वो क्या कर देखते हैं कि ही फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, कि वो जिस स्टेट में उनकी नियुक्ति हो रही है वो उससे किसी दूसरे स्टेट के हों, उस स्टेट के ना हों। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रेसिडेंट कंसल्ट विथ कंसर्न स्टेट सीएम रहेगा, चीफ मिनिस्टर, जो जिस स्टेट में गवर्नर की नियुक्ति हो रही है उस स्टेट के सीएम से पहले प्रेसिडेंट विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट का क्या वो है दोस्तों, इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है कि अगर गवर्नर है वो उसी स्टेट का होगा तो क्या होगा कि वो लोकल पॉलिटिक्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, या लोकल पॉलिटिक्स के अंदर वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, तो जो उनका काम है वो न्यूट्रल नहीं होंगे। ठीक है, किसी पार्टी के प्रति उनकी अलाइनमेंट होगी या झुकाव होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है, ये तो होगी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद आती है कंडीशन। जब उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है ऑफिस के अंदर तो उनको किस कंडीशन में काम करना पड़ता है, यानी उनके ऑफिस की क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है,
तो कंडीशन में सबसे पहले तो दोस्तों हमने राष्ट्रपति का पढ़ते टाइम भी देखा था कि पहली कंडीशन क्या थी कि वो मेंबर नहीं होने चाहिए। कंडीशन, ठीक है, कंडीशन किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है दोस्तों? कंडीशन दिया गया है आर्टिकल 158 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 158 के अंदर जब अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति गवर्नर की तो उनको ये कंडीशन फॉलो करनी होती है, ठीक है। पहली क्या होती है? ही शुड नॉट मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एसएलए का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो एब्रीविएशन है ये एलएस, एलएस का मतलब लोकसभा, आरएस का मतलब राज्यसभा, एसएलए का मतलब होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कि इनके मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर इनके मेंबर हैं तो जब उनकी अपॉइंटमेंट होगी और जब वो ऑफिस होल्ड करेंगे तो उस टाइम इनको, गवर्नर को क्या होगा, इन पद से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा या जो इनकी सदस्यता है उससे इस्तीफा देना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी किसी लाभ के पद पर नहीं है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? जब राष्ट्रपति को हमने डिस्कस किया था उस टाइम भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात आई थी, तब भी हमने ये बताया था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों। जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हो, या फिर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जहाँ से आपको वेतन मिल रहा है, ठीक है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है। अब ऐसे कौन कौन से ऑफिस हैं जिनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता? जैसे एमएलए है, एमपी है, या फिर स्टेट मिनिस्टर, हाँ मतलब स्टेट काउंसिल, किसी स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो उनको क्या है? लाभ का पद नहीं माना जाता, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाता। तीसरी कंडीशन क्या है कि he should entitled without rent with राजभवन, यानी उनको एक जो अनपेड है वो हाउस फैसिलिटी दी जाती है, उनको हाउस फैसिलिटी दी जाती है जिसका उनसे रेंट नहीं लिया जाता और उसको क्या बोला जाता है? राजभवन, ठीक है। फोर्थ कंडीशन क्या आती है दोस्तों? फोर्थ कंडीशन के अंदर आता है कि फोर्थ कंडीशन में यह आता है दोस्तों कि जब वो अपने ऑफिस के अंदर कोई काम कर रहे हैं, मान लिया उनसे कोई गलत काम हो गया, तो जो उनको इम्यूनिटीज मिलती हैं, ठीक है, या उनको छूट मिलती है, कोर्ट के अंदर इम्यूनिटीज देखते हैं, इम्यूनिटीज मतलब छूट मिलती है उनको। अगर उनका ऑफिशियल एक्ट है, ऑफिशियल एक्ट यानी ऑफिस के अंदर रहते हुए उनसे कोई गलत काम हो गया तो उसके लिए उनकी लीगल लायबिलिटी है, उससे उनको इम्यूनिटी मिलती है। लीगल लायबिलिटीज यानी उनके ऊपर ना कोई केस चलेगा, ना कोई चार्जेस या कोई कंप्लेंट उनके ऊपर फाइल की जाएगी, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है? सिविल यानी पर्सनल एक्ट। पर्सनल एक्ट में भी दो हैं। पर्सनल एक्ट में क्या है? अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, यानी क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल मैटर के अंदर भी
उनकी ना तो गिरफ्तारी होगी और ना ही उनके ऊपर कोई केस चलेगा जब तक वो पद पे है, ठीक है। और अगर सिविल है, सिविल मैटर है, सिविल मैटर के अंदर उनको 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद उनके ऊपर क्या है कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। 5वीं कंडीशन क्या आती है? 5वीं कंडीशन में आता है हिज सैलरी, पेंशंस, अलाउंसेस, यानी इनके जो भत्ते हैं, पेंशन है और जो सैलरी है आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, कि जो उनकी जो सैलरी है, जो भत्ते हैं या फिर जो भी उनको अलाउंसेस मिलते हैं वो किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब एक बात और कि अगर कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर है तो ये बात आती है कि उनको तनख्वाह कौन देगा, सैलरी कौन देगा, ठीक है। ये तो दिक्कत की बात होगी कि दोनों के बीच झगड़ा हो जाएगा स्टेट्स के बीच कि कौन सैलरी देगा कौन नहीं देगा। तो उस केस के अंदर क्या है कि उनकी जो सैलरी है, हिज सैलरी एंड सैलरी अलाउंसेस मोल्यूमेंट्स जो हैं वो यानी उपलब्धियां जो भी हैं वो शेयर्ड बाय स्टेट्स, जिन स्टेट्स के अंदर वो जो गवर्नर हैं उनके द्वारा ही उनकी सैलरी है, जो भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, उनको शेयर किया जाएगा। मतलब सैलरी देंगे तो दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। ये जितने भी स्टेट्स के गवर्नर हैं, एक आदमी जितने भी स्टेट का गवर्नर है तो सारे स्टेट मिलके उनको सैलरी देंगे, ठीक है दोस्तों। ये होगी बात कंडीशन की। अब दोस्तों कंडीशन के बारे में ये एक और देख लो कि कंडीशन है वो कहाँ पर लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 158 के अंदर मेंशन किया गया है कि कंडीशन क्या क्या होंगी, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है टर्म की। टर्म यानी कार्यकाल, कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो क्या होगा, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल का जो कार्यकाल है दोस्तों वो होता है लगभग नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि 5 साल होता है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर 5 साल होता है, ठीक है। टर्म, अब टर्म के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। टर्म क्या है कि आर्टिकल 156 के अंदर टर्म के बारे में दिया गया है कि जो गवर्नर की है वो क्या टर्म है। पहली क्या है? नॉर्मली इट इज 5 years, ठीक है। कि नॉर्मल जो टर्म है किसी भी राज्यपाल की वो 5 साल होती है। दूसरा क्या है? इज टेन्योर is depend on the pleasure of president, यानी जो प्रेसिडेंट है जब तक वो चाहे तब तक किसी भी गवर्नर को पद पे रख सकते हैं। जब उनकी मर्जी होगी तब वो हटा भी सकते हैं, उनको पद से हटा सकते हैं या फिर उनका एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तीसरा क्या है? द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर एनी गवर्नर एट एनी टाइम। प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो किसी भी गवर्नर को किसी भी टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है दोस्तों। फोर्थ कंडीशन क्या आती है? फोर्थ कंडीशन
में क्या आता है दोस्तों कि द प्रेसिडेंट ओन रूल होम या स्पेसिफाई some rules which is not mentioned in constitution. In case of some contingency यानी अगर कोई आपदा है या मतलब अकस्मात समय के अंदर राष्ट्रपति है वो कुछ काम रूल स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिए गए। जैसे जब जो हमारे जो गवर्नर हैं अगर उनकी डेथ हो जाए तो जो हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं यानी चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनको गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ये क्या है? राष्ट्रपति है वो कंटिजेंसी यानी अकस्मात समय के अंदर कुछ कानून को स्पेसिफाई कर दे। ठीक है दोस्तों, ये आ गया टर्म। ठीक है, अब टर्म में देखो दोस्तों राष्ट्रपति की प्लेजर भी के भी कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब 1989 के अंदर जो अपने चंद्रशेखर की सरकार थी और चंद्रशेखर की सरकार में जो अपॉइंट हुए थे गवर्नर उनको 1991 में कांग्रेस सरकार ने हटा दिया था। और चंद्रशेखर ने क्या किया था कि उनसे पहले की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की जो गवर्नर थे उनको ये बोल दिया था कि आप रेजिग्नेशन करें। तो जो गवर्नर की जो टर्म है उसके की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, प्रेसिडेंट जब चाहे उनको हटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों हमने कंडीशन कर लिया, टर्म कर ली और क्वालिफिकेशन कर ली। अब बात आती है ओथ की। तो दोस्तों प्रेसिडेंट की ओथ भी हमने देखी, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ भी देखी। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की ओथ में क्या फर्क था कि प्रेसिडेंट है वो प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो निष्ठा दिखाते हैं किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ओथ की बात आती है दोस्तों, गवर्नर की जब ओथ की बात आती है तो आर्टिकल 159 के अंदर गवर्नर की ओथ के बारे में दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या आता है कि टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि स्टेट के में है जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है वो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, और वो संवैधानिक रूप से स्टेट का मुखिया होता है। तो उसका एक अधिकार होता है या इस कर्तव्य होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, दूसरा टू शो एलिजियंस टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रति अपनी निष्ठा दिखाए। ठीक है, संविधान के प्रति निष्ठा दिखाएंगे, अपनी निष्ठा को व्यक्त करेंगे। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं संविधान को नहीं मानता, अगर संविधान है उसको मैं फॉलो नहीं करूँगा। तो ऐसे आदमी को गवर्नर नहीं बनाया जाता या प्रेसिडेंट गवर्नर अपॉइंट नहीं करते। ठीक है, तीसरा क्या है? तीसरे के अंदर है टू फेथफुली एग्जीक्यूट हिज ऑफिशियल ड्यूटी यानी जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है उसको वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। ये उनकी ओथ के अंदर लिखा होता है। दोस्तों अब बात आती है कि उनको ओथ दिलाता कौन? तो फोर्थ नंबर पे आता है कि द ओथ ऑफ गवर्नर, जो राज्यपाल की जो शपथ होती है वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, यानी किसके द्वारा उसको दिलाया जाता है, वो है एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ जस्टिस। सीजे का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं।
अगर सीजे एब्सेंट है तो कौन दिलाता है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी सीनियर मोस्ट जज होंगे ना जो हाई कोर्ट के, वो उनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। अगर सीजे प्रेजेंट है यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्रेजेंट है तो वही शपथ दिलाएंगे, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर कौन शपथ दिलाएगा? तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट का वो उनको शपथ दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होगी जो हमारे शुरुआत के जो टॉपिक थे जिसके अंदर ओथ है, कंडीशन है, ठीक है, क्वालिफिकेशन और टर्म। अब बात आती है प्रेसिडेंट की, सॉरी गवर्नर की पावर की, कि गवर्नर को क्या क्या पावर दी है। अब दोस्तों जब बात की जाती है प्रेसिडेंट की पावर की तो वो प्रेसिडेंट की पावर गवर्नर की पावर से कुछ ज़्यादा होती है। गवर्नर को 4 तरह की पावर मिलती है और प्रेसिडेंट को 7 तरह की। ठीक है, तो वो 4 तरह की पावर कौन कौन सी है दोस्तों? सबसे पहली पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां। ठीक है दोस्तों, कार्यकारी शक्तियां में पहला जो पॉइंट आता है, पहले पॉइंट के अंदर क्या होता है? द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर फॉर्मली टेकन ऑन हिज नेम, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी जो भी गतिविधियां हैं स्टेट की, वो किसके नाम पे ली, मतलब किसके नाम पे की जाती है? राष्ट्रपति के नाम पे। कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो किसके अंदर निहित मानी जाती है? राज्यपाल के अंदर। ठीक है दोस्तों, इन जो कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग जो राष्ट्रपति है वो जो उनसे नीचे के जो भी अफसर हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, उनकी सहायता से करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है वो किसके अंदर दिया गया है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 154 के अंदर। ठीक है, जो गवर्नर का ऑफिस है दोस्तों वो किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है? कि देयर शुड बी ए गवर्नर इन द स्टेट, वो किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है? आर्टिकल नंबर 153 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 154 के अंदर क्या आता है? कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स। दूसरा नंबर पे क्या आता है दोस्तों? दूसरे नंबर पे आता है ऑल ऑर्डर्स, इंस्ट्रूमेंट्स आर authenticated by which way are specified by government। कि उनके नाम जो भी ऑर्डर है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो भी ऑर्डर की स्टेट के अंदर लागू करने होते हैं तो उसके ऊपर जो गवर्नर के साइन होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नर हर ऑर्डर पे खुद से साइन करेंगे, तो वो किसी को ऑथराइज कर देते हैं। वो क्या देखता है कि जो भी ऑर्डर है उनको ऑथेंटिकेट कर देता है कि ये गवर्नर ने आपके साइन कर दी, आज से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, ये कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस ये हमने किसके अंदर भी देखा है दोस्तों? जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था और ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस किस आर्टिकल के अंदर आता है दोस्तों? आर्टिकल 166 के अंदर। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब हमने वहां भी समझा था, यहाँ भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर काम का बंटवारा कैसे होगा, और जो एलोकेशन ऑफ बिजनेसेस टू द मिनिस्टर्स,
यानी जो अलग अलग काम है वो अलग अलग मिनिस्टर्स को एलोकेट करने का काम किसका होता है, वो होता है गवर्नर। ठीक, फोर्थ नंबर पे आता है तो दोस्तों, फोर्थ नंबर पे आता है टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल एंड डिसाइड हिज रिम्यूनरेशन। जैसे दोस्तों हमने सेंटर के लेवल पे देखा था कि क्या होता था कि प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसी प्रकार जो गवर्नर है वो किसको अपॉइंट करते हैं, एडवोकेट जनरल। ये वो अधिकारी होता है जो सबसे टॉप का जो न्यायिक अधिकारी होता है, जो स्टेट को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या देश की किसी भी अन्य कोर्ट है उसके अंदर रिप्रेजेंट करता है या उनका पक्ष रखता है। ठीक है, और उनको अपॉइंट करते हैं और उनका जो रिम्यूनरेशन है उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, और 5वें नंबर पे क्या आता है दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है टू अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट, यानी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट। क्या करते हैं, गवर्नर इलेक्शन कमिश्नर है जो स्टेट का, उसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इनका जो रिमूवल होगा ना, वो रिमूवल कैसे होगा, रिमूवल इज एज मेंबर ऑफ, सॉरी, रिमूवल एज, जो इलेक्शन कमिश्नर है उसका रिमूवल कैसे होगा, जैसे एज जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट की जो जज हैं उनका जैसा रिमूवल का प्रोसेस होता है वैसा ही रिमूवल का प्रोसेस किसका होता है, इलेक्शन कमिश्नर का। अपॉइंट तो कौन कर देते हैं उनको, गवर्नर, लेकिन जो रिमूवल की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे ही इनको हटाया जाता है। ठीक है, छठे नंबर पे क्या आता है, छठे नंबर पे आता है टू अपॉइंट मेंबर एंड चेयरमैन, मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट सिविल सर्विस कमीशन। जैसे सेंटर पे क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है किसको, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के जो अधिकारी हैं या फिर मतलब मेंबर हैं और जो उनके चेयरमैन है उसको कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट। स्टेट के केस में क्या होता है कि जो स्टेट पीसीएस है यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल नहीं, सॉरी स्टेट सिविल नहीं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसके जो चेयरमैन है और मेंबर है उसको कौन नियुक्त करता है दोस्तों, वो करते हैं गवर्नर। फर्स्ट, he can only remove by president, प्रेसिडेंट ही उनको रिमूव कर सकते हैं, रिमूव बाय प्रेसिडेंट। जो गवर्नर है वो उनको रिमूव नहीं कर सकते, उनको अपॉइंट कर सकते हैं लेकिन उनको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये हो गए 6 के बाद 7वें नंबर पे क्या आता है कि 7वें नंबर पे आता है दोस्तों, गवर्नर में रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू सबमिट द रिकंसिडरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 7वें नंबर पे क्या है कि गवर्नर है, गवर्नर क्या कर सकते हैं कि रिकंसिडरेशन
ऑफ सबमिट मांग सकते हैं, मतलब पुनर्विचार मांग सकते हैं इससे चीफ मिनिस्टर से। अगर कोई मिनिस्टर है वो अकेला फैसला लेता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं करती, तो उस फैसले के ऊपर गवर्नर क्या है कि वो पुनर्विचार मांग सकते हैं किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, जो किसके द्वारा हेड की जाती है, चीफ मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, 9वें नंबर पे क्या आता है, हाँ सॉरी 8वें नंबर पे आता है वी अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नियुक्त करते हैं, यानी मंत्रिमंडल और चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। ठीक है, ये तो सबसे नॉर्मल है पॉइंट है वो है। अब बात आती है इमरजेंसी यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की। व्हेन हाउस ऑफ स्टेट legislation is not in session, state legislation in not in session, not in session। ठीक है, the governor may introduce ordinance, यानी इंट्रोड्यूस ऑर्डिनेंस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जब राज्य विधानसभा या फिर विधान परिषद जिसके अंदर यूनिकैमरल मतलब एक सदनीय व्यवस्था है स्टेट के अंदर, उसमें तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्तर के नहीं अंदर नहीं है, तब राष्ट्र जो गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और जिन राज्य के अंदर द्विसदनीय यानी बाई कैमरल मतलब हाउसेस हैं, जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में जिसको बोलते हैं विधानसभा और विधान परिषद, तो जिसके अंदर बाई कैमरल है उसके अंदर अगर एक हाउस मतलब सेशन के अंदर है, एक है वो प्रोरग्यू यानी सत्तर आसन हो चुका है, तो उस टाइम भी क्या कर सकते हैं, गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। या फिर दोनों ही सेशन के अंदर नहीं है, दोनों हाउस है, अगर वो सेशन के अंदर नहीं है तो उस टाइम भी क्या कर सकते हैं, गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब 10वां क्या आता है, he recommend president to impose प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, यानी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने के लिए जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। ठीक है, रेकमेंड कर सकते हैं। आगे बात समझिए दोस्तों, ये 10 हो गए जो एग्जीक्यूटिव शक्तियां हैं यानी कार्यकारी शक्तियां हैं गवर्नर की, ये 10 पॉइंट है उसके। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है लेजिस्लेटिव पावर यानी जो विधायी शक्तियां हैं। विधायी शक्तियां के अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है कि वो है कि जिसके अंदर क्या होता है लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है दोस्तों, विधायी शक्ति, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि वो समन कर सकते हैं सेशन के लिए। ठीक है, समन करता है, समन का मतलब होता है कि सबके पास एक ऑफिशियल लेटर जाता है कि इस स्टेट को स्तर की शुरुआत होने वाली है, आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, या फिर प्रोरग्यू। ठीक है,
सतर की शुरुआत समन करते हैं और करोड़वीं का मतलब क्या होता है? 17वां, यानी स्तर जब खत्म होता है उसकी समाप्ति की घोषणा करते हैं। आगे बात सुनो। दूसरा क्या है? ही एड्रेस द हाउस आफ्टर crash election and first session of every year। यानी जो फ्रेश इलेक्शन के बाद जो सेशन होता है, ठीक है, या फिर हर साल जो पहला सेशन होता है उसको राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं। ठीक। तीसरे नंबर पे क्या आता है दोस्तों? he send messages to state legislative assembly on पेंडिंग बिल्स। अगर कोई पेंडिंग बिल्स है उसके ऊपर क्या करते हैं गवर्नर? उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को मैसेज भेज सकते हैं या फिर उनसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से बिल पेंडिंग है या फिर जो बिल पेंडिंग है उनके ऊपर क्या प्रोग्रेस है। ठीक है दोस्तों। अब आती है फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या आता है दोस्तों? फोर्थ नंबर पे आता है कि जैसे प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा और लोकसभा के लिए किसी एक व्यक्ति का चयन करते हैं या मेंबर का चयन करते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, और राज्यसभा के केस में क्या होता है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो अनुपस्थिति है उसके अंदर जो हाउस है उसको प्रिसाइड करते हैं। ठीक है। He may appoint he appoint a member in SLA State Legislative Assembly to preside the house in case when speaker is not present। स्पीकर, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर, ठीक है, यानी विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, जब वो प्रेजेंट नहीं होते तो उस टाइम कौन ऐसा मेंबर होगा जो उसको प्रिसाइड करेगा। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट के अंदर है तो उसके अंदर अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस टाइम कौन उसको प्रिसाइड करेगा? वाइस चेयरमैन। तो कौन उसको प्रिसाइड करेगा ये कौन डिसाइड करते हैं? गवर्नर। ठीक है दोस्तों। उस स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे महाराष्ट्र है, बिहार है, ठीक है, शायद आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, तो उस स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उस केस के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अगर प्रेजेंट है और स्पीकर, ठीक है, और डेप्यूटी स्पीकर अगर प्रेजेंट नहीं है तो उस केस के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन उसको डिसाइड करेगा। ठीक है दोस्तों। एंड स्पीकर, सॉरी, डेप्यूटी स्पीकर रहेगा, तो डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो कौन उसको चेयर करेगा? ये सारी चीजें भी क्या है वो राज्यपाल डिसाइड करते हैं। 5वें नंबर पे आता है दोस्तों कि we nominate 1/6 member
ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। एसएलसी की जो फुल फॉर्म वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम आर्ट लिटरेचर स्पोर्ट्स या फिर सोशल वर्कर्स, इनके बीच में से जो विशेष योग्यता वाले आदमी हैं उनको नॉमिनेट करते हैं। 1/6 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, यानी 1/6 मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, यानी राज्य विधान परिषद के, उनको नॉमिनेट करता है गवर्नर। वो किस क्षेत्र के हो सकते हैं, आर्ट लिटरेचर स्पोर्ट्स या फिर सोशल वर्कर हो सकते हैं। तो उनमें से 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करता है। छठा क्या आता है कि एक मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेटर इन असेंबली। दोस्तों प्रेसिडेंट की वीडियो में भी मैंने ये बात आपको बताई थी कि ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सरकार ने हाल ही में जो 104 CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा इस प्रोविजन को हटा दिया है। ठीक है, तो ये प्रोविजन हट चुका है, इस चीज को ध्यान रखना फिलहाल के अंदर। ठीक है, और जो करंट की सिचुएशन में आपको बताऊं, सरकार जो ये एक्ट लेके आई है 140 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, केस फाइल कर दिया गया है कि ये इनवैलिड है या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। तो जो करंट की सिचुएशन है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल किया गया है। बाकी केस का जब तक फैसला है तब तक आप ये याद कर लीजिए कि 126 और 104 CAA के द्वारा इस प्रोविजन को हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि गवर्नर के पास जब कोई बिल आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होके, तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ठीक है, सातवां क्या आता है कि आर्टिकल 200 है वो क्या शक्तियां प्रदान करता है गवर्नर को, व्हेन ए बिल रीच टू गवर्नर फॉर असेंट अंडर आर्टिकल दिस, यानी 200 के अंदर गवर्नर के पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। पहला 3 नहीं 4 तरह के, टू गिव असेंट टू बिल, अगर उन्होंने असेंट दे दी बिल को यानी अनुमति दे दी तो वो एक्ट बन जाएगा। दूसरा क्या होता है, टू विदहोल्ड इज असेंट, विदहोल्ड इज असेंट। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या होता है, टू रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, द बिल और रिकंसिडरेशन। किस केस में दोस्तों, अगर ये मनी बिल है, इफ इट इज नॉट ए मनी बिल, अगर मनी बिल नहीं है तो उस केस के अंदर इसको भेज सकते हैं। अगर मनी बिल है तो उस केस के अंदर नहीं भेज सकते। ठीक है, फोर्थ के अंदर क्या आता है, टू रिजर्व फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। कुछ मैटर ऐसे हैं जिनके अंदर जो गवर्नर है वो बिल को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रिजर्व कर देते हैं, तो इसको राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। वो केस कौन से हैं दोस्तों, वो केस है, देखते हैं एक बार। पहला केस क्या है,
पहला केस क्या है, यानी केस नंबर 1, इफ इट वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ठीक है। पहला केस तो यह है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो गवर्नर उसको रिजर्व कर देंगे राष्ट्रपति के असेंट के लिए। दूसरा क्या है, इफ इट अपोजेस डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है दोस्तों, डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। अगर उनका अपोज करता है तो उस केस में भी गवर्नर है वो उस बिल को राष्ट्रपति के असेंट के लिए रिजर्व करेगा। तीसरा क्या है, इफ बिल इज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट का अगर कोई भी बिल है तो उसको भी क्या कर देंगे, गवर्नर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रिजर्व कर देंगे। फोर्थ क्या है, इफ it acquires the land under Article 31, ठीक है। अगर आर्टिकल 31A के अंडर अगर कोई लैंड एक्विजिशन है, नेसेसरी लैंड एक्विजिशन है, उसका कोई बिल है, तो वो राष्ट्रपति किसकी असेंट के लिए रिजर्व कर देंगे, प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। आज हम यही तक करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर दिक्कत ये आती है कि आपको पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि इतनी देर तक ध्यान बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा क्या है कि वीडियो को एडिट करने और अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उस केस में वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 30 से लेकर 45 मिनट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उसको ख़त्म करके, चाहे उसके पार्ट ज़्यादा हो, ठीक है दोस्तों। अगर एक और आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आ रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी हमारी जो कमी है, जो भी हमें सुधार करने की जो गुंजाइश है, उसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, ठीक है।